जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नागरी लिपि। इसी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़कर ज़रूर आए होंगे। अगर पढ़कर आए होंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव छूटने की संभावना नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। तो नागरी लिपि निबंध के जो लेखक हैं वो गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो कौन है? गुणाकर मूले हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ की साहित्य की जो विधा है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। नागरी लिपि कौन सी विधा है? निबंध है। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप लोग जरूर पढ़कर आए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि गुणाकर मूल्य द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? तो वो है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सा है? नागरी लिपि। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोगों का रिवाइज भी हो और साथ साथ में याद भी हो जाए। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम उल्लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? तो नागरी लिपि का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्कन प्रदेश से। नागरी लिपि का प्राचीनतम उल्लेख किस देश से मिलते हैं? दक्कन प्रदेश से। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी या फिर 11वीं सदी से। तो नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के जो लेख हैं वो कब से मिलने लग जाते हैं? तो वो मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी से। कब से मिलने लग जाते हैं? 8वीं सदी से। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, खसकुरा व नेवारी, मराठी, उपर्युक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में जो है ये सभी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में जो है नागरी लिपि के लेख वो 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। कब से मिलने लग जाते हैं उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख? 9वीं सदी में। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है तो हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो बिहारी लाल या सराहपाद। तो हिंदी के जो आदि कवि हैं वो है सराहपाद। कौन है? सराहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सराहपाद। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की जो कृति है वो है तो सरहपाद की जो कृति है वो क्या है? तो सरहपाद की कृति है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा कि आप लोगों का जो है इस समय कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो अब अगला सवाल है कि नागरी लिपि के लेखक हैं महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो है गुणाकर मूले। कौन है नागरी लिपि के लेखक? गुणाकर मूले। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है तो सवाल है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। ब्राही, खरोष्ठी, गुजराती या फिर देवनागरी। तो 12वीं सदी के केरल के जो शासक थे उसके सिक्के पर जो वीर केरलस्य जैसे शब्द मिले हैं वो देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन लिपि में है? देवनागरी लिपि में। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि
ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? तो ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासक जो थे वो अपने लेखों में लिपि को कहा है, क्या कहा है? तो वो कहा है नंदी नागरी। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी या फिर 1023 ईस्वी? तो बेतमा दान पत्र जो है उसका समय जो है वो 1020 ईस्वी है। क्या है बेतमा दान पत्र का समय? 1020 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है, तो आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में जो है संसार की प्रायः नहीं सभी प्रमुख पुरालिपियों का विस्तार से जानकारी दिया है? तो वो दिया है अक्षर कथा में। कौन सा पुस्तक में दिया है? अक्षर कथा में। फिर अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी के बाद के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं? तो महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं? तो वो खुदवाए मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह उपर्युक्त सभी। तो इसमें से सभी जो है वो सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए थे, यानी मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह और उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्तर भारत में पहल यानी सबसे पहले किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? तो उत्तर भारत में सबसे पहले किस राजाओं के लेखों में जो है नागरी लिपि देखने को मिलती है? राष्ट्रकूट राजा, गुर्जर प्रतिहार राजाओं, चोल राजाओं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सबसे पहले राजा जो थे उत्तर भारत के जो लेखों में नागरी लिपि का प्रयोग किया था वो क्या था? राष्ट्रकूट राजा। किसने किया था? राष्ट्रकूट राजा। फिर से अगला प्रश्न हमारा आता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेखक में कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या फिर उत्तरी भारत? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें दक्षिणी भारत से। कहाँ से मिला है? दक्षिणी भारत से। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक भी जो है ये गुणाकर मूले की कृति है। किसकी है? गुणाकर मूले की। फिर से हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल हमारा कहता है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि, प्राकृत लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? तो मराठी भाषा की जो लिपि है वो है नागरी लिपि। कौन सी लिपि है मराठी भाषा की लिपि? नागरी लिपि। फिर अब अगला प्रश्न है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो वे थे मिहिर भोज। कौन थे? विद्यानुरागी मिहिर भोज। आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, शैलदेव या रामदेव? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था वो था देव। क्या था? देव। और इसे जो है द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य। किस नाम से? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आप लोग बचपन में ही जानते होंगे, पढ़ लिए होंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरापाद, सरसखान, जीवनानंद दास या गुरु नानक की? तो दोहा कोश जो रचना है वो है सरहपाद की। किसकी है? सरहपाद की। फिर अब अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है किस भाषा में है? तो आप लोग पढ़े होंगे ये जो है संस्कृत भाषा में जो है इसकी रचना। रामायण की रचना किस भाषा में? तो संस्कृत में। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि तमिल मलयालम, तेलुगु, तमिल मलयालम
तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये भाषाएं जो है ये दक्षिण भारत की है। कौन सी भारत की है? दक्षिणी भारत की ये जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की है। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? तो पहली बार जो है देवनागरी लिपि के जो टाइप बने वो करीब 2 सदी पहले बने थे। कब बने थे? करीब 2 सदी पहले। फिर अगला हमारा सवाल कहता है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? मैक्स मुलर, गुणाकर मूले, बिरजू महाराज या फिर रामविलास शर्मा? तो अक्षरों की कहानी जो है ये भी जो है रचना गुणाकर मूले की ही है। किसकी है अक्षरों की कहानी? गुणाकर मूले की। फिर अब अगला प्रश्न है, तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 34 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखने का जो है कोशिश कीजिएगा, और जितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आपका तैयारी भी होगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि निबंध जो है गुणाकर मूले कौन से पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी। किस पुस्तक से लिया गया है नागरी लिपि निबंध? भारतीय लिपियों की कहानी से। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नवीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? नवीं सदी में सुदूर दक्षिण से जो प्राप्त वर्गुन का पलियम था वो ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो वो भी जो है नागरी लिपि में ही मिलती है। फिर अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक भी जो है गुणाकर मूले की है। किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। फिर अगला प्रश्न है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषा भी जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। फिर अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक के जो रचयिता है वो है गुणाकर मूले। कौन है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता? गुणाकर मूले। फिर अब हमारा अंतिम सवाल है। इसी सवाल के बाद इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आप लोगों के बीच बताया गया, और इसमें जितना भी आप लोगों का सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अंतिम सवाल है हमारा कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी और इसकी अलावा जो बोलियां हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इस चैप्टर में जो है जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे नागरी लिपि से संबंधित थे। तो हम लोगों ने पूरा किया। 34 में आप लोगों का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।